डियर स्टूडेंट, आज हम जो है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की जो कमियां हैं, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सिलेबस में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की जो कमियां हैं, ये बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में है। इसका फर्स्ट लेक्चर हम जो है पहले पढ़ चुके हैं, और उस फर्स्ट लेक्चर के अंदर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो कमियां थी, लिमिटेशंस थी, उसके विभिन्न कमियों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कलर प्रॉपर्टी इन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर जो पढ़े थे वो जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, डिफॉर्मेशंस ऑफ ज्योमेट्री। इन सब पॉइंट्स उसके बारे में हम कल फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब इसी को कंटिन्यूस में रखते हुए हम यहाँ पर आज जो है सेकेंड लेक्चर के अंदर जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो कमियाँ है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो इसकी कमी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वो ये है कि ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की नेक्स्ट कमी है, टू मच स्ट्रेस ऑन मेटल ऑर्बिटर्स। धातु कक्षकों को अत्यधिक महत्व देती है। देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार संकुल निर्माण में धातु आयन से संबंध घटक, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संकरण के लिए धातु परमाणु की उपलब्धता, इसके बारे में ये विशेष ध्यान दिया जाता है। बाकी जो लिगेंड है उसकी प्रकृति को ध्यान में न रखकर मात्र ये माना जाता है कि जो लिगेंड्स है केवल इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में देखा जाता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में जो है पाउली कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट जो इसकी अंदर कमी है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुलों का स्थायित्व। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो स्टेबिलिटी है वो हम दो तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। एक है उसका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और दूसरा है काइनेटिक स्टेबिलिटी, उष्मागतिक स्थायित्व और गतिज स्थायित्व। तो ये जो सिद्धांत है न थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में और ना ही काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, जो कि इस सिद्धांत की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमी है। नेक्स्ट इसकी जो कमी है वो ये है कि जब हम कोबाल्ट 2 और कॉपर 2 के संकुल बनाते हैं तो उन संकुलों में की ज्यामिति को तो ये समझाता है, लेकिन इस कोबाल्ट 2 और कॉपर 2 के जो संकुल बनते हैं उसमें लोअर एनर्जी लेवल से या लोअर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर दो एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं। पहला हमारा जो कॉम्प्लेक्स है CONH3 का और 6 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर +2। इस संकुल में कोबाल्ट जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे ही कोबाल्ट +2 से 6 अमोनिया लिगेंड यहाँ पर जुड़ता है तो होता क्या है इसमें कि एक 3D का जो इलेक्ट्रॉन है 4D में जो है, अकॉर्डिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी 3D का इलेक्ट्रॉन 4D में चला जाता है, और दो जो NH3 जो है अमोनिया है वो 3D कक्षक से जुड़ जाती है, एक 4S से जुड़ जाती है और 3 4P से। इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स में D2sp3 संकरण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो 3D का है वो 4D में क्यों जाता है, और अगर मान लो ये जाता भी है 3D से 4D में तो इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है, इसको कहाँ से मिलती है? तो इस बारे में जो पाउली है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। डिटो यहाँ पर दूसरा कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर ले रहे हैं CuCN का होल 4 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर 2-। इस संकुल में कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इस संकुल में इस Cu+2 से जब 4 CN- लिगेंड जुड़ते हैं तो 3D का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 4P में चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता है क्या है, इसमें DsP2 संकरण हो जाता है। इट मीन्स 3D का इलेक्ट्रॉन 4B में क्यों जा रहा है? D2sp3 संकरण होने से इसकी शेप तो स्क्वायर प्लेनर हो जाती है यहाँ पर, लेकिन ये क्यों जा रहा है और इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इसके बारे में बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाती। इट मीन्स ये इसकी काफ़ी बड़ी जो है कमी है। नेक्स्ट इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की नेक्स्ट कमी है वो है विद्युत उदासीनता का सिद्धांत, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल्स। देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत ये कि सबसे बड़ी दुविधा या सबसे बड़ी गलत बात यह है कि ये सिद्धांत ये कहता है कि जो लिगेंड है वो मेटल एटम या आयन को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है। अब जब मेटल या मेटल आयन को लिगेंड जो है लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा
तो धातु के ऊपर जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, जिनका 6 है उसमें 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो धातु या धातु आयन पर ये इलेक्ट्रॉन आने से उस पर औपचारिक ऋणावेश फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब धातु पर जब अगर ऋणावेश आ जाता है तो वो जो है वो कॉम्प्लेक्स या वो कोई भी कंपाउंड है वो स्टेबल तो नहीं हो सकता। तो ये जबकि कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं, तो इस चीज़ को भी यह सिद्धांत नहीं समझा पाया। ये भी इस सिद्धांत की बहुत बड़ी कमजोरी है जो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है जो निकल +2 के संकुल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ निकल +2 कॉम्प्लेक्स। देखिए निकल +2 जो है निकल +2 के साथ में हम दो यहाँ पर जो है लिगेंड्स जोड़ते हैं, अलग अलग लिगेंड्स जोड़ते हैं। एक बार निकल +2 के साथ में हम अमोनिया लिगेंड जोड़ते हैं और एक बार हम निकल +2 के साथ में CN- लिगेंड जोड़ते हैं। अब क्या होता है कि जब निकल +2 के साथ में NH3 लिगेंड जोड़ते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स में sp3 संकरण होता है और इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। जब निकल +2 के साथ में CN- लिगेंड जोड़ते हैं तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2 और शेप होती है इसकी जो है स्क्वायर ब्रैकेट वर्गाकार समतलीय प्लेनर जो है प्लेनर स्क्वायर प्लेनर। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि जब निकल +2 के साथ में NH3 लिगेंड होते हैं तो निकल +2 में जो 3D कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है अमोनिया जोड़ने पर, तो इन 3D के 8 इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग ये नहीं होती है यहाँ पर, इसलिए 3D तो उपलब्ध नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन में 4s और 4p भाग लेती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इसने बताया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कि CN- लिगेंड जोड़ेंगे तो 3D के अंदर जो पेयरिंग नहीं होती, इट मीन्स 3D कक्षक खाली नहीं रहती यहाँ पर। जब 3D में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है तो 3D कक्षक खाली रह जाती है यहाँ पर। तो एक जो 3D कक्षक है CN- जोड़ने पर एक 3D कक्षक उस हाइब्रिडाइजेशन भाग लेती है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2। तो इस प्रकार से ये जो निकल +2 के दो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बने, इनकी ज्यामिति अलग अलग होती है। एक के साथ एक लिगेंड NH3 लिगेंड जोड़ते हैं तो 3D में पेयरिंग नहीं होती, जब CN- लिगेंड जोड़ते हैं तो 3D में पेयरिंग हो जाती है। तो इस प्रकार की जो बात ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये जो बात बताती है, इसको पाउली या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास में कोई जो है जस्टिफिकेशन नहीं है कि ऐसा होता है तो क्यों। इसलिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लॉट ऑफ कमियाँ हैं, तो बहुत सारी कमियां हैं। अब ये जो कमियां जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर है, इसको समझाने में पाउली असफल रहा। अब इन कमियों को हम कैसे आगे दूर करें, इस कमियों को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट जो सिद्धांत यहाँ पर बैलेंस बॉन्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट सिद्धांत है यहाँ पर वो लेंगे, वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो आपके 3rd ईयर के सिलेबस में है, मेन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ये आगे जा कर के जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो है कमियां थी, इसकी जो लिमिटेशंस थी या जिनको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उनको समझेंगे यहाँ पर। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसका BSc पार्ट 3rd के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे भी आप जो है इसको बहुत आगे पढ़ेंगे ये। तो कहने का तात्पर्य है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर पर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये इसको समझेंगे। तो आपको जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आपने 2nd ईयर में पढ़ी थी उसकी क्या कमी थी उसके बारे में आपने 2 लेक्चर्स यहाँ पर देखे, आपको काफ़ी समझ में आएगा। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।